पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल स्वास सेप्सिस, टीबी जो होता है वो ब्लड से ट्रैवल करके वर्टेब्रा तक आ सकता है, जिसे हेमाटोजेनस स्प्रेड कह रहे होते हैं और कॉमन है। तो यहाँ पर से फर्दर वो जा सकता है स्वास फेशिया के अंदर और वहाँ पर स्वास एब्सेस कॉज हो सकती है। स्वास फेशिया उसकी वजह वो थिकन हो जाता है। पस होती है वो ट्रैवल किस तरह करती है? पस जो है वो स्वास मसल से उसकी फेशियल ट्यूब के अंदर रहते हुए ही पेल्विक ब्रिम पर से गुजर के इन्ग्वाइनल लिगामेंट से डीप पहुंच सकती है। ठीक है, इसकी वजह से जो पस लाए कर रही होती है वो सुपीरियर पार्ट ऑफ द थाई के अंदर पस लाए कर रही होती है। दूसरा वो ये बता रहे हैं कि पस जो है वो स्वास फेशिया को पोस्टीरियर टू द मीडियास्टिनम थोरेसिक वर्टिब्रा के अंदर प्रेजेंट है फॉर एग्जांपल, तो पोस्टीरियर टू द मीडियास्टिनम पास करके वो स्वास फेशिया तक इस तरीके से भी पहुंच सकती है। इंफीरियर पार्ट होता है इलियक फेशिया का, उसने एक फोल्ड सा बनाया होता है और जो सुपीरियर पार्ट होता है उसने एक पॉकेट बनाई होती है। पॉकेट को हम इलियको सबकोस्टल फोसा जो होता है ये पोस्टीरियरली लाई कर रहा होता है फोल्ड किया। जिस अब इस फोसा के अंदर भी डिफरेंट ऑर्गन्स ट्रैप हो सकते हैं, जिसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, अपेंडिक्स या फिर सिग्मोइड कोलॉन, ये चीज़ें इस फोसा के अंदर ट्रैप हो सकती हैं और इसकी वजह से पेन कॉज हो सकती है। पोस्टीरियर एब्डोमिनल पेन आ जाती है। जो इलियोस्वास मसल होता है वो डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ क्लोजली रिलेटेड होता है, जिसमें सारे ऑर्गन्स उन्होंने मेंशन किए हैं, यूरेटर, सीकम, अपेंडिक्स, सिग्मोइड कोलॉन, पेंक्रियाज, लिम्फ नोड्स, लंबर और नर्व्स हैं। ठीक है, जब इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर की डिजीज़ हुई है तो इलियोस्वास की मूवमेंट पर पेन होती है, क्योंकि ये मसल बहुत क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फ्लेमेशन हो तो इलियोस्वास हम टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि अगर इस मसल के अंदर पेन हो रही है ना तो हमें पता लग जाता है कि अंदर कोई प्रॉब्लम प्रेजेंट है, कोई ऑर्गन जो इसके करीब पड़ा हुआ है उसका कोई मसला है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ऑर्गन्स के साथ क्लोजली रिलेटेड है। हम क्या करते हैं इसके अंदर कि पर्सन को कहते हैं कि वो लेट जाए अपनी अनअफेक्टेड साइड पर, फिर उसकी थाई को हम एक्सटेंड करा रहे होते हैं अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। मतलब अगर ये उसकी टांग है तो हमने उसकी टांग को पीछे को एक्सटेंड कराना है अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, यानी हम रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे होंगे, उससे कहेंगे वो अपनी जो लेग है उसको एक्सटेंड करे। अनअफेक्टेड साइड पर वो लेटा हुआ है। ठीक है, तो अगर तो इसके केस में पेन हो रही है तो वो पॉजिटिव स्वास साइन होता है, इसका मतलब कि इंट्रा एब्डोमिनल इन्फ्लेमेशन वगैरह प्रेजेंट है। स्वास मसल जो होता है वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ वो लाई कर रहा होता है, सैक्रोइलिक जॉइंट को क्रॉस कर रहा होता है। तो अगर तो इंटरवर्टिब्रल और सैक्रोइलिक जॉइंट की भी कोई डिजीज़ वगैरह है तो उसकी वजह से भी इलियोस्वास का स्पैज़म हो जाता है। फिर जो एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द पेंक्रियाज होती है बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है, तो फिर वो मसल और नर्व्स जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की होती हैं वो भी इस एडिनोकार्सिनोमा से इफेक्ट होने लग जाती हैं और उसकी वजह से भी पेन प्रोड्यूस होती है इन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। पार्शियल लंबर सिंपैथेक्टमी हम कर रहे होते हैं अगर तो लोअर लिम्ब के अंदर वेजोस्पैज्म प्रेजेंट है, ये क्योंकि ये जब हम सिंपैथेक्टमी कर देते हैं तो उसकी वजह से वेजोडाइलेशन होती है। यहाँ पर भी उन्होंने यही बात की हुई है कि आर्टीरियल डिजीज़ है कोई लोअर लिम्ब के अंदर और हमने डिस्टेंशन या डायलेशन करवानी है आर्टीरियल सप्लाई टू द लोअर लिम्ब, तो उसके लिए हम पार्शियल सिंपैथेक्टमी कर रहे होते हैं, लंबर सिंपैथेक्टमी। यानी हम सर्जिकली कुछ गैंग्लिया जो लंबर गैंग्लिया हैं उनको रिमूव कर देते हैं। अब इन तक सर्जिकल एक्सेस कैसे हमने हासिल करनी है? दरअसल ये जो गैंग्लिया होते हैं इन तक इनका हम जो सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हैं वो हम लेटरल एक्स्ट्रा पेरिटोनियल अप्रोच के थ्रू कर रहे होते हैं, रेट्रो पेरिटोनियली लाई कर रहे होते हैं। पहले हमने ये करना होता है कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल्स को स्प्लिट किया, पेरिटोनियम को मीडियली मूव किया और स्वास मेजर के मीडियल एज को एक्सपोज कर दिया, क्योंकि जो सिंपैथेटिक चेन होती है वो बिल्कुल स्वास मेजर के मीडियल एज के साथ साथ प्रेजेंट होती है। तो इस तरह हमें एक्सेस मिल जाती है सिंपैथेटिक चेन की। लेफ्ट ट्रंक जो होता है वो ओवरलैप बाय आयोटा और जो राइट ट्रंक होता है इट इज़ ओवरलैप बाय द इंफीरियर वेना केवा। तो इसकी वजह से इनको हमने वेसल्स को बचा के रखना होता है ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर। इसके अलावा कुछ फैट्स वगैरह लिम्फेटिक टिश्यू ने भी कभी कभार सिंपैथेटिक ट्रंक को छुपाया होता है, तो उसको भी मैनेज करना होता है अकॉर्डिंगली। फिर स्किल इक्विप्ड पर्सन ये प्रोसीजर नहीं परफॉर्म करा तो उसकी वजह से गलती से जेनेटोफेमरल नर्व, लंबर लिम्फेटिक्स या यूरेटर का भी कुछ पार्ट रिमूव हो सकता है बाय मिस्टेक। पल्सेशंस ऑफ एओर्टा एंड एओर्टिक एनेरिज्म। एओर्टा जो होती है बिल्कुल पोस्टीरियरली पड़ी होती है पेंक्रियाज और स्टमक के, तो इन ऑर्गन का ट्यूमर जो होता है वो एओर्टा की पल्सेशंस को ट्रांसमिट कर सकता है टू द एब्डोमेन, यानी अगर हम एब्डोमेन को पैल्पेट करें तो हमें पल्सेशंस एब्डोमेन की फील हो सकती हैं, जो कि नॉर्मली तब फील हो रही होती हैं जब एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म प्रेजेंट हो, तो यानी मिस डायग्नोसिस हो सकता है। इसको डायग्नोस करने के लिए हम क्या करते हैं, मिड एब्डोमेन पर डीप पैल्पेशन करते हैं, जिसके केस में हमें पता लग जाता है कि अगर तो वहाँ पर हमें पल्सेशंस फील हो रही हैं तो इसका मतलब एनेरिज्म प्रेजेंट हो सकता है। अगर तो बहुत लार्ज एनेरिज्म है तो उसे हम फिर मिड लाइन से बिल्कुल लेफ़्ट एक पल्स स्टाइल मैस थोड़ा सा मूव भी कर रहा होता है, यानी वो एनेरिज्म
जो पल्स स्टाइल मैस है वो मूव भी कर रहा होता है जस्ट लेफ्ट टू द मिड लाइन। तो इस तरह भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं इफ़ एनेरिज्म इज़ वेरी लार्ज। मेडिकल इमेजिंग से हम इस डाउट को शेड कर सकते हैं। फर्दर एक्यूट रप्चर ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म के अंदर ये होता है कि एब्डोमेन और बैक के अंदर बहुत पेन हो रही होती है, मोर्टेलिटी रेट भी इसका हाई होता है। एनेरिज्म को अगर रिपेयर करना है तो उसे खोल के ही रिपेयर करना पड़ता है, प्रोस्थेटिक ग्राफ्ट लगाना पड़ता है, और जो वॉल होती है फिर एओर्टा की डायलेट किया हुआ था जिसका एनेरिज्म था उसको रिपेयर करके तो उस वॉल पर ग्राफ्ट अप्लाई करके उस वॉल को वहाँ से स्टिच कर दिया जाता है। हम ओपन सर्जरी की तरफ काफ़ी प्रोसीजर्स हम ओपन सर्जरी से परफॉर्म कर रहे होते थे, अब एंडोवेस्कुलर कैथेटराइजेशन प्रोसीजर्स वगैरह आ गए हैं जो कि हमें एक सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड कर देते हैं कि हम हर बार पे हमें ओपन नहीं करना पड़ता। ये बताया हुआ कि अगर तो ब्लीडिंग कंट्रोल करनी है फ्रॉम द पेल्विस एंड लोअर लिम्ब तो एब्डोमिनल एओर्टा को अगर कंप्रेस कर दें अगेंस्ट द बॉडी ऑफ L4 वर्टेब्रा, किस तरह कंप्रेस करेंगे, इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे प्रेशर अप्लाई करेंगे बिल्कुल अम्बलाइकस पर, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप हो सकती है। फिर कोलेटरल रूट्स फॉर द एब्डोमेन और पेल्विक वीनस ब्लड आ जाती हैं, हमने वो उसमें BD में भी पढ़े हुए हैं। बहरहाल ये वेल्वलेस वेन्स होती हैं जो कि वीनस रिटर्न के लिए एक रास्ता प्रोवाइड कर रही होती हैं जब इंफीरियर वेना कैवा ऑब्स्ट्रक्शन उसकी हो चुकी है या उसकी लाइगेशन की हुई है। अब इसके अंदर कौन कौन सी वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं, एक रूट तो ये आ जाती है कि जिसके अंदर सुपीरियर एंड इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक वेन्स इन्वॉल्व हैं, एक रूट के अंदर थ्रेको एपिगेस्ट्रिक वेन इन्वॉल्व होती हैं, और एक रूट के अंदर जो थर्ड रूट होती है उसके अंदर एपिड्यूरल वीनस प्लेक्सस इन्वॉल्व होता है वर्टेब्रल कॉलम का। ये जो वीनस प्लेक्सस होता है लंबर वेन्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है और एजाइगस वेन की ट्रिब्यूटरीज के साथ भी कम्युनिकेट कर रहा होता है। ये जो थर्ड वाला सिस्टम है इसके कम्युनिकेशंस होते हैं विद द बोथ इंफीरियर एंड सुपीरियर केबल सिस्टम। फिर लास्ट पैराग्राफ में बस उन्होंने इंफीरियर वेना कैवा की डेवलपमेंट अगर आप पढ़ें तो राइट और लेफ्ट इंफीरियर वेना कैवा होती है, उसमें से अगर लेफ्ट इंफीरियर वेना कैवा डिजेनरेट नहीं करती तो परसिस्टेंट रह जाती है, तो उसके लिए उसकी वजह से परसिस्टेंट लेफ्ट इंफीरियर वेना कैवा प्रेजेंट होगी जो कि रीनल वेन के बिल्कुल इंफीरियर प्रेजेंट होती है।